Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi। So friends, आज का हमारा वीडियो हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में बात करी जाए तो हम लोग का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। ठीक है, हम लोगों ने इससे रिलेटेड पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे और किस आधार पर जो वैदिक सभ्यता है उसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या विशेषताएं थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे, हमने बताया था कि जो वैदिक सभ्यता है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वैदिक साहित्य से मिलती है। आज का हमारा वीडियो वैदिक साहित्य से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए वैदिक साहित्य के बारे में बात करते हैं। देखिए, जो वैदिक साहित्य है उनको श्रुति ग्रंथ भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? श्रुति ग्रंथ। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा ग्रंथ जो परमात्मा के द्वारा सुनाया गया हो। ठीक है, यानी परमात्मा के द्वारा सुना गया हो, उसको क्या बोलते हैं? श्रुति ग्रंथ बोलते हैं। अब ये श्रुति ग्रंथ या वैदिक जो साहित्य हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो टोटल इसमें 4 वेद आते हैं। यानी टोटल कितने हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? ऋग्वेद आएगा, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। कौन कौन से वेद हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कौन कौन से हैं? पहला है ऋग्वेद, दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। देखिए, स्टार्टिंग में जो ऋषि थे वो स्टार्टिंग में जब रचना हुई थी वेदों की तो 3 ही वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, और इन 3 वेदों को ऋषि मुनियों ने क्या कहा था? वेद त्रयी कहा था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेद त्रयी में शामिल कौन कौन से वेद हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद है। देखिए, अब उसके बाद फिर जब चौथे वेद की रचना हुई जिसका नाम है अथर्ववेद, तब जो वैदिक साहित्य हैं या जो वेद हैं उनको क्या कहा गया? तो उनको कहा गया अपुरुषेय कहा गया। क्या बोला गया? मैंने यहाँ लिखा है अपुरुषेय या वेद चाटुष्य कहा गया। क्या बोला गया? वेद चाटुष्य या अपुरुषेय। अब अपुरुषेय का मतलब होता है, क्या होता है? तो उस अपुरुषेय का मतलब होता है जिसकी रचना पुरुष ने ना की हो। अपुरुषेय का मतलब होता है जिसकी रचना पुरुष ने ना की हो, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपुरुषेय कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है अपुरुषेय किसे कहा जाता है? तो वेदों को कहा जाता है। और टोटल कितने वेदों को? 4 वेदों को कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, वेद त्रयी में शामिल कौन कौन से वेद हैं? तो वो 3 ही वेद हैं जिनकी स्टार्टिंग में रचना हुई थी, वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद और कौन सा? सामवेद। ठीक है, ये था वैदिक साहित्य से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारी। अब देखिए, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, इसमें आज हम ऋग्वेद के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वेद हैं यानी कि जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, चाहे वो भारत को चाहे विश्व का है। अपने भारत का तो है ही, साथ में पूरे विश्व में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, दूसरी चीज़, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला होता था यानी कि ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता था उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता था होत्र या फिर होता, कहीं कहीं मिलता है ना, तो होत्र या होता कहते हैं। आगे क्या है? आगे इसके संरचना के बारे में, ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हैं तो उसकी बात करते हैं। देखिए, ऋग्वेद में कुल मंत्रों यानी कि कुल मंत्रों की कितनी संख्या है, यानी कुल कितने मंत्र हैं? मंत्रों को यहाँ पे बोला गया है ऋचाओं। ठीक है, ऋचाएँ बोला गया है। ठीक है, जो ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है, या कहा जाए कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो वो है 10,580। कितनी है? 10,580। अब देखिए, 10,580 में 118 ऐसी ऋचाएँ हैं जिनको दोबारा दोहराया गया है। ठीक है, कितनी? 118 ऐसे ऋचाएँ हैं जिनको दोबारा दोहराया गया है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, कहने का मतलब ओरिजिनल जो कि दोबारा ना दोहराई गई हो,
तब क्वेश्चन अगर पूछा गया कि मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, तब हो जाएगा 10,462। अब कैसे होगा, जो ये टोटल दे रखा है ना 10,580, इसमें 118 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10,462 आएगा। सो क्वेश्चन पूछा जाए कि जो ऋग्वेद है उसमें कुल ऋचाओं की संख्या कितनी है, तो कुल ऋचाएँ जो हैं वो 10,580 हैं, लेकिन इसमें 118 ऋचाएँ ऐसी हैं, ऋचा मतलब मंत्र, ठीक है, तो 118 ऐसी ऋचाएँ हैं जिनका दोबारा मतलब दोहराई गई हैं, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए कि मूल मंत्रों की संख्या कितनी है, जो 118 है उनको यदि हम माइनस कर दें तो कितनी बचेंगी, 10,462। सो 10,462 मूल मंत्रों की संख्या यानी मूल ऋचाओं की संख्या है। अब आगे बात करते हैं, ये पहली संरचना में पहली बात हुई। दूसरा क्या है, तो दूसरा है सूक्त, यानी क्वेश्चन पूछा जाए कि ऋग्वेद में कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, यानी कुल कितने सूक्त हैं, तो वो है 1028। कितने हैं, 1028। अब देखिए जो 1028 हैं इसमें 91 से लेके 191 जो सूक्त हैं उनको छेपक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छेपक कहा जाता है। तो छेपक का मतलब क्या होता है, तो छेपक का मतलब होता है मूल रचना में दूसरे के जोड़े गए अंश, ठीक है। जो मूल रचना है उसमें दूसरे के जोड़े गए अंशों को छेपक कहा जाता है। वो टोटल कितने हैं, तो 91 से 191 तक जितने सारे सूक्त हैं वो टोटल वो क्या कहलाएंगे, छेपक कहलाते हैं। और वो क्या है, मूल रचना जो है उस मूल रचना में दूसरे के जोड़े गए अंश हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं संरचना में, तो आगे जो संरचना में है अनुवाक। अनुवाक का मतलब क्या होता है, अध्याय। अध्याय का मतलब क्या होता है, तो प्रकरण का एक भाग अध्याय कहलाता है, ठीक है। तो जो ऋग्वेद है उसमें टोटल अनुवाक की संख्या कितनी है, तो वो है 85 अनुवाक। कितने, 85 अनुवाक। आगे बात करते हैं मंडल की। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 10। टोटल कितने मंडल हैं, 10 हैं। और यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उन सब को मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। 10 के 10 नहीं पढ़ने हैं, जिसमें 10 में जो इम्पोर्टेंट है उनको से पढ़ना है। देखिए ये पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या कितनी है, तो टोटल 10 मंडल हैं। अब देखिए जो पहला और 10वां मंडल है, पहला और जो 10वां मंडल है वो सबसे बड़ा मंडल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है ऋग्वेद में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो वो है पहला और 10वां मंडल। आगे बात करते हैं, जो 10वां मंडल है ना उसमें पुरुषोक्त का वर्णन है। पुरुषोक्त का मतलब क्या होता है, वर्ण व्यवस्था। जो 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। वर्ण व्यवस्था कितनी थी, तो मैंने बताया था टोटल 4 थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सो इन ये जो वर्ण व्यवस्था है ना उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अब आगे बात करते हैं, जो दूसरा और 7वां मंडल है ना उसको क्या कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने इसलिए इनको यहाँ पे इंक्लूड किया और एक लाइन से लिख भी दिया। सो जो दूसरा और 7वां मंडल है इसको क्या कहा जाता है, तो दूसरे और 7वें मंडल को ऋषि मंडल या गोत्र मंडल, वंश मंडल, 3 नामों से जाना जाता है। कौन कौन से नाम है या नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो दूसरा और 7वां मंडल है उसको 3 नामों से जाना जाता है, ऋषि मंडल, गोत्र मंडल और वंश मंडल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ही वंश के ऋषियों ने इस मंडल की रचना करी थी, इस वजह से इस मंडल को ऋषि मंडल, गोत्र मंडल और वंश मंडल इन 3 नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो 8वां मंडल है उसको प्रज्ञात मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रज्ञात मंडल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में किस मंडल को प्रज्ञात मंडल कहा जाता है, तो 8वां मंडल, ठीक है। आगे बात करी जाए, जो 9वां मंडल है, 9वां, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सोम मंडल, ठीक है। सोम मंडल किसे कहा जाता है, किस मंडल को कहा जाता है, तो 9वें मंडल को कहा जाता है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, ठीक है, या किस मंडल में गायत्री जो मंत्र है उसका उल्लेख मिलता है, तो वो है तीसरा मंडल। कौन सा, तीसरा मंडल। आगे बात करी जाए, 7वां मंडल इंपॉर्टेंट है।
जो 7वां मंडल है उसमें दशराग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, किसका वर्णन है? दशराग युद्ध का वर्णन है। और इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है जो ये युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो हुआ था परशुड़ी नदी के किनारे। क्या नाम है? परशुड़ी नदी के किनारे। और इस नदी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। ठीक है, जो दशराग युद्ध हुआ था ये किस नदी के किनारे हुआ था? रावी नदी के किनारे हुआ था। तो ये हुआ मंडल से रिलेटेड बात। अब आगे हम बात करते हैं कि ऋग्वेद में जो नदियां थी ना, कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं जिनके नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख। अब पहले ये जान लेते हैं कि नदियों का जो वर्णन है वो किस मंडल में है। तो वो है 10वें मंडल में। जो ऋग्वेद में नदियों का वर्णन है वो किस मंडल में है? 10वें मंडल में है। बात करते हैं सूक्त की, तो वो है कौन सा सूक्त संख्या? 75 सूक्त संख्या। 75वें सूक्त संख्या में और 10वें मंडल में ऋग्वेद की जो नदियां हैं उनका वर्णन मिलता है। आगे बात करी जाए, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर्वाधिक बार उल्लेखित नदी, यानी कि सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में? तो वो कौन सी नदी है? वो है सिंधु नदी। ठीक है, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार उल्लेख मिलता है। अब आगे बात करते हैं, सरस्वती नदी की बात करी जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नदी या सबसे ज़्यादा पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो वो है सरस्वती नदी, जिसको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। आगे बात करें जाए, जो सरस्वती नदी है उसे सिंधु माता के भी नाम से जाना जाता है, यानी इसका मतलब होता है सभी जो नदियां हैं उनकी जननी। ठीक है, आगे बात करें जाए, जो सरस्वती नदी है इसे और एक नाम से जाना जाता है, वो है नदीतमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नदीतमा। ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, यानी सभी नदियों में अग्रणी नदी कहा गया है। नदीतमा का मतलब है सभी नदियों में अग्रणी। मैंने यहाँ लिखा नहीं है बट मैं बोल रही हूँ, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, नदीतमा का मतलब क्या है? सभी नदियों में अग्रणी नदी कहा गया है। किसे? सरस्वती को। आगे बात करी जाए, पूछा जाता है कि यमुना नदी का जो उल्लेख है वो कितनी बार है? तो यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार है और गंगा नदी का 1 बार है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? तो दिमाग में रखें, जैसे गंगा यमुना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि यमुना नदी का ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख है? तो 3 बार उल्लेख है। तो यमुना में 3 वर्ड है तो 3 बार हो गया, और गंगा के 2 वर्ड हैं तो 1 माइनस करके याद रखो कि उसका 1 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नदी, कुछ नदियां हैं जिनके प्राचीन नाम कुछ और थे, प्रेजेंट में कुछ और हैं, और ये क्वेश्चन मैचिंग में भी पूछा जाता है और ऐसे अगर मतलब 4 ऑप्शन दे के भी पूछ लेते हैं, ये परशुड़ी नदी जो थी इसका वर्तमान में क्या नाम है ना? तो ऐसे भी करके पूछा जाता है और मैचिंग में भी दे देते हैं, कैसे भी दे सकते हैं। सो आपको पता होना चाहिए। देखिए, अब नदियों की बात करें तो यहाँ पर हमने प्राचीन नाम लिखे हैं नदियों के और इधर वर्तमान नाम लिखे हैं। ठीक है, देखिए, जो सिंधु नदी है उसका प्राचीन नाम भी सिंधु था और प्रेजेंट में भी सिंधु है। अब आगे देखते हैं, वितस्ता नदी किसे कहा जाता है? तो वितस्ता नदी प्राचीन नाम है, प्रेजेंट टाइम पे झेलम नदी वही है। ठीक है, यानी जो झेलम नदी है उसी को पहले वितस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। क्या नाम? वितस्ता। क्या नाम है? वितस्ता। आगे बात करते हैं, अस्किनी नदी किसे कहा जाता था? ये प्राचीन नाम है, तो वर्तमान में अस्किनी नदी कौन सी है? तो वो है चिनाव नदी। कौन सी? चिनाव नदी। आगे बात करते हैं, परशुड़ी किसे कहा गया? तो रावी नदी को कहा जाता था। आगे बात करें, विपाशा किसे कहा गया? तो विपाशा कहा जाता था व्यास नदी को। तो कुछ चीज़ें भी बताएंगे, इनको याद कैसे रखना है। देखिए, विपाशा नदी कौन सी है जो प्रेजेंट टाइम पे? व्यास नदी को कहा जाता था। सतुद्री किसे कहा जाता था? सतलज नदी को कहा जाता था। और देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट है, 7 नदियां हैं, एक है सदा नीरा, गंडक। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं। पहला है सिंधु नदी। सिंधु तो सिंधु समझ में आ गया, इसमें तो कुछ दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए, वितस्ता नदी किसे कहा जाता था? झेलम नदी को। देखिए, जब वितासा वाला आता है ना, तो जब लड़कियां जाती हैं सामान लेने ना तो कंफ्यूज हो जाती है, क्या लूँ क्या नहीं, मतलब वो झेल ही नहीं पाती हैं कि ये सिर्फ ट्रिक है। ठीक है, वो झेल ही नहीं पाती हैं कि क्या लूँ क्या नहीं, मतलब कंफ्यूज रहती हैं, तो खड़ी ही रहती हैं। सो
इस चीज़ से दिमाग में रखना कि जब वितासा वाला आया तो लड़कियां उसको झेल नहीं पाती हैं, मतलब सामान वगैरह है, ठीक है, कि हम क्या ले क्या ना ले, वो मतलब मूढ़ी बना के खड़ी रहती हैं ओनली, और कुछ होता नहीं। वितस्ता नदी झेलम नदी, वितस्ता झेलम, वितासा झेलम, विदासा झेलम, ठीक है, ये दिमाग में है कि वितस्ता नदी प्राचीन नाम है किस नदी का, तो वो है झेलम नदी का। आगे बात करते हैं, अस्किनी नदी किसे कहा जाता है, चिनाव नदी को कहा जाता है। थोड़ी चीज़ें हैं वो दिमाग में अपने रख सकते हैं। देखिए अस्कनी को जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, नी आ रहा है, तो आपको दिमाग में रखना है कि जिसके लास्ट में नी है वो वाला जो नदी है ना, वो जो नदी का नाम है उसके बीच में है वो चीज़, चिनाव, ठीक है, तो अस्कनी चिनाव, अस्कनी चिनाव। आगे देखिए परुषुड़ी, ये तो दिमाग में बहुत अच्छे से याद रहेगा क्योंकि जो 7वां मंडल है उसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है, और परुषुड़ी नदी के किनारे रावी नदी है ना, ये तो याद रहेगा। विपाशा की बात करें, विपाशा किसे गया, व्यास को कहा गया, तो व्यास विपाशा, व्यास विपाशा, ठीक है, तो दोनों तो एक मैच करता हुआ है। सतुद्री सतलज, सतुद्री सतलज, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। सदा नीरा की बात करें तो गंडक नदी, गड्ढे जो होते हैं उनमें सदा नीर बहता रहता है, तो सदा नीरा गंडक नदी। ये हुआ नदियों के प्राचीन नाम और यहाँ पे वर्तमान नाम से रिलेटेड सारी चीज़ें। एक बार फिर से पूरा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, क्विक रिवीजन करते हैं। हमने बताया जो ऋग्वेद है, जो वैदिक काल है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, वैदिक साहित्य से मिलती है। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है, श्रुति ग्रंथ कहा जाता है। श्रुति ग्रंथ का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्रंथ जो परमात्मा के द्वारा सुना गया हो, ठीक है। अब वैदिक साहित्य कितने हैं, तो 4 हैं। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेद त्रय में शामिल कौन कौन से जो वेद हैं वो कौन है, तो वो है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और जो वेद चाटुष्यक यानी कि वेद चाटुष्य या फिर बोला जाता है अपौरुषेय, ये किसे कहा गया है, तो वे वेदों को कहा गया है। और इसमें टोटल कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये हो गया थोड़ा सा बेसिक चीज़ें वेदों से रिलेटेड। अब हम ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद हमारे भारत का तो है ही, भारत के साथ साथ पूरे विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, ठीक है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले यानी कि ऋग्वेद के ज्ञाता को होत्र या होता कहा जाता था। आगे बात करी जाए, अब इसकी संरचना में बात करी जाए तो इसमें ना टोटल 10,580 क्या है, ऋचाएँ हैं। कितनी, 10,580 ऋचाएँ हैं, जिसमें 118 क्या हैं, दोहराई गई हैं। तो अगर मूल की बात करी जाए, ओरिजिनल कितनी है, तो 10,462 है, ठीक है। आगे बात करें जाए सूक्त की, तो सूक्त कितने हैं, तो सूक्तों की संख्या है 1028, ठीक है, 1028 है, जिसमें 91 से 191 जो सूक्त हैं उनको क्या कहा जाता है, छेपक कहा जाता है। छेपक का मतलब होता है मूल रचना में दूसरे के जोड़े गए अंश, ठीक है। अनुवाक की संख्या कितनी है, 85 है। मंडल कितने हैं, 10 हैं। संरचना में देखिए ऋचाएँ कितनी हैं, 10,580। और सूक्त कितने हैं, तो सूक्त की बात करें जाए 1028, 10,580, 1028, 85 अनुवाक, 10 मंडल, 85 अनुवाक, सूक्त 1028 और ऋचाएँ कितनी है, तो 10,580। ओरिजिनल कितना है, 10,462, ठीक है। तो ये हुई इसकी संरचना। अब आगे बात करते हैं मंडलों में, कुछ मंडल इंपॉर्टेंट है। पहला और 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल है, ठीक है। 10वें मंडल में पुरुषोक्त का वर्णन है यानी वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। तीसरे में गायत्री मंत्र का वर्णन है, ठीक है। दूसरा और 7वां जो है उसको ऋषि मंडल या गोत्र मंडल या वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि एक ही वंश के ऋषि जो थे इस मंडल की रचना किए थे, ठीक है। आगे बात करी जाए जो दूसरा और 7वां तो मैंने बता दिया। जो 7वां मंडल उसमें 10 राग युद्ध का वर्णन है, और ये युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था, परशुड़ी नदी के किनारे। प्रेजेंट टाइम पे इसका नाम क्या है, रावी नदी है। और क्या बचा है, 9वें मंडल को सौम मंडल कहा जाता है, 8वें मंडल को प्रज्ञात मंडल कहा जाता है, ठीक है। ये मैंने पूरा बता दिया। अब इधर मैं बात करती हूँ ऋग्वेद में जो नदियों का उल्लेख है, तो
किस मंडल में है? तो 10वें मंडल में और 75वें सूक्त में है। तो किस सूक्त में? 75वें सूक्त में है और 10वें मंडल में है। सबसे ज़्यादा बार उल्लेखित नदी कौन सी है? वो है सिंधु। सबसे पवित्र नदी, इम्पॉर्टेंट नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। गंगा नदी, यमुना नदी में यमुना नदी का कितने बार उल्लेख है? 3 बार है। गंगा का 1 बार है। और क्या चीज़ यहाँ पर बचा है? सरस्वती हो गया। ये सारी चीज़ें हमने बता दी, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्राचीन नदियों की बात करते हैं। तो देखिए, सिंधु का सिंधु था, विपाशा का व्यास था, शतुद्री सतलज हो गया था, झेलम का क्या बताया था मैंने? वितस्ता बताया था, है ना। आराम से कोरिलेट कर सकते हैं आप। उसके बाद अस्किनी किसे कहा गया? तो अस्किनी नदी कहा गया चिनाव को, नील चिनाव, ठीक है। परशुड़ी रावी नदी मैंने बताया था। सारी चीज़ें हो गई। सदा नीरा गंडक नदी। सो ये था हमारा ऋग्वेद से रिलेटेड वीडियो। आगे हम नेक्स्ट क्लास में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के बारे में बताएंगे। उसके बाद उपनिषद क्या होते हैं उनको बताएंगे, वेदांग क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें अभी बात करनी बाकी है, ठीक है। सो ये हुआ ऋग्वेद से रिलेटेड वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी अच्छा हम कर सकें। और बता दूं फ्रेंड्स, मैं ज्योग्राफी की क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ, इकोनॉमी की भी स्टार्ट करने वाली हूँ। बस थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज यहीं पर अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो वेद है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।